अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द अहमद स्कूल ऑफ फाइनेंस। आप लोग देख रहे हैं FA2 का फर्स्ट लेक्चर जो आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं और जो पहला चैप्टर है FA2 का इंशाल्लाह ताला उसको स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में पूरा FA2 का जो पहला चैप्टर है उसको इख्तिताम पज़ीर करें। कोशिश करेंगे कि उसको एंड करें आज। अगर ना भी हो पाए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में मैं आपको ज़रा एक बता दूँ कि हम क्या-क्या चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है? हम जनरल फीचर्स पढ़ने वाले हैं। पहले तो अकाउंटिंग और अकाउंटिंग की हेड्स वगैरह इन चीज़ों को मैं रिकॉल कराऊँगा। लेवल में आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे फिर भी मैं आप लोगों को ये चीज़ें क्या करूँगा, रिकॉल कराऊँगा। बट उसके बाद जो है ना आप लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे जनरल एंट्रीज पढ़ने वाले हैं, लेजर्स पढ़ने वाले हैं, आप लोग जो है ना क्रेडिट डेबिट पढ़ने वाले हैं, सेल टैक्स पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा मतलब कि छोटी-छोटी टर्मिनोलॉजीज़ है, कॉन्फिडेंशियल और जो है ना सेपरेट एंटिटीज़ ये वगैरह जो है ना सेपरेट बिज़नेस एंटिटीज़ ये चीज़ें भी आप लोग जो है ना इस लेक्चर में जो है ना पढ़ेंगे। तो पहले मैं अकाउंटिंग का ओवरव्यू दे दूँ। देखें, अकाउंटिंग जो है ना वो 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। अकाउंटिंग इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, 2 मेन थिंग्स। क्या आपके पास रिकॉर्डिंग और एनालाइज़िंग, ठीक है ना? आप रिकॉर्डिंग या एनालिसिस करते हैं किसी भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को, तो उसे अकाउंटिंग कहते हैं। अब अकाउंटिंग के हेड्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अकाउंटिंग के हेड जो है ना वो 5 हेड्स हैं मेन। एक आपके पास क्या है, एसेट है, एक लायबिलिटी है, एक इनकम है, एक आपके पास एक्सपेंस है और एक कैपिटल है, ठीक है ना? ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 5 अकाउंटिंग हेड्स हैं। एक-एक करके सबको डिस्क्राइब करते हैं। FA1 में आपने पढ़ा था कि आपके पास जो अकाउंटिंग हेड्स होती हैं वो क्या होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को यहाँ पे जो है ना दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है ना? तो एसेट्स को देखते हैं। एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, ठीक है ना? आप किसी पास्ट इवेंट की वजह से आपके पास होती है और कंपनी उसको या बिज़नेस उसको ओन करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है ना? बाकी देखें आप लोग इसके बाद लायबिलिटी को देखें कि लायबिलिटी क्या है। देखिए लायबिलिटी जो है ना वो आपके पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आप लोगों ने पे करनी है, ठीक है ना? आपके पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आप लोगों ने पे करनी है, किसी भी पास्ट इवेंट की वजह से होती है और ये क्या करती है आपके एसेट को डिक्रीज करती है, ठीक है ना? आपके एक्सपेंसेस को इंक्रीज करती है। देखिए इनकम आपके पास क्या है, इनकम जो है ना वो चीज है जो आपके एसेट को इंक्रीज करती है और आपकी लायबिलिटी को डिक्रीज करती है, ठीक है ना? वो उसे इनकम कहते हैं। आपके कैपिटल को इंक्रीज करती है। इनकम जो है ना वो आप जो है ना कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो आप किस लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं। प्रॉफिट क्या है आपके पास, एक इनकम है, ठीक है ना? तो ये इनकम हो गई आपके पास। फिर आपके पास एक्सपेंस है। देखिए हम जो भी बिजनेस चलाते हैं रोजमर्रा लाइफ में उसमें हम हमें जो है ना कुछ अखराजात पड़ते हैं, कुछ जो है ना हमें एक्सपेंसेस पड़ती हैं। मतलब कि कुछ बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेशंस को चलाने के लिए कुछ ना कोई कॉस्ट हम बेयर करते हैं, तो उस कॉस्ट को क्या कहते हैं, उस कॉस्ट को जो है ना हम एक्सपेंस का नाम देते हैं, ठीक है ना? या आप ये कह सकते हैं, एक डिफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है कि वो कॉस्ट जो हम बेयर करते हैं, किस लिए बेयर करते हैं, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो उसे भी क्या कहते हैं, उसे भी आप एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है सेपरेट बिजनेस एंटिटी या द बिजनेस एंटिटी, ठीक है ना? उसको डिस्कस करते हैं। इस कांसेप्ट का मतलब ये है कि आपके पास जो बिजनेस है, ठीक है ना? इस कांसेप्ट का मतलब ये है कि आपके पास जो बिजनेस है और आपके पास जो ओनर है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में सेपरेट है, ठीक है ना? बिजनेस और ओनर आपस में क्या है, आपस में सेपरेट है, ठीक है? उनको आप इकट्ठा नहीं शुमार कर सकते, उनको आप जो है ना एक नहीं मान सकते, दोनों सेपरेट है, ठीक है ना? मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये समझे कि मैं जो ना फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, ठीक है? बुक शॉप है मेरी। अब मैं अगर कोई बुक शॉप चलाता हूँ तो चला तो मैं रहा हूँ, ठीक है ना? बुक शॉप को तो मैं रन कर रहा हूँ, बट तो क्या मैं जो शॉप की एंट्रीज हैं, जो शॉप की मतलब रिकॉर्ड है या शॉप की जो भी ट्रांजैक्शन है, क्या वो मैं उसको अपना मान सकता हूँ या अपने जो मेरी प्राइवेट बुक्स हैं उसमें रिकॉर्ड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिजनेस की है। क्या मैं अपनी जो प्राइवेट ट्रांजैक्शन है, मैं अपने घर वालों के लिए कोई चीज लेके आता हूँ या मैं अपने मतलब हेल्थ पे कोई चीज इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कुछ कॉस्ट अपने हेल्थ पे लगा लेता हूँ, मैं डॉक्टर के पास गया,
या मैं अपने बच्चों के लिए लैपटॉप लिया या मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी की, तो क्या वो ट्रांजेक्शन जो है ना वो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ बिजनेस के बुक्स में? नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ना ये कंसेप्ट जो है ना सेपरेट बिजनेस एंटिटी, ये मुझे इजाजत ही नहीं देता कि मैं उसको वहाँ पे रिकॉर्ड करूँ। तो इसलिए बिजनेस को और इसको आपस में क्या माना गया है, सेपरेट माना गया है। इस कंसेप्ट के तहत जो है ना हम कोई भी अपनी प्राइवेट ट्रांजेक्शन जो है ना वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मेन जो इसका मोटिव था, जो इसका मतलब कि मेन जो इस कॉन्सेप्ट का मोटिव था वो यही था। ठीक है ना? अब इसको लफ्ज बाय लफ्ज पढ़ते हैं कि ये कहता क्या है। द बिजनेस इज ऑलवेज अज्यूम टू बी कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है ना? उसका मतलब यही है कि आपके पास जो बिजनेस है ना वो कंप्लीटली सेपरेट है। किससे सेपरेट है? आपके बिजनेस और ओनर जो है ना वो आपस में सेपरेट है। The business is always assumed to be completely separate from its owner। इसका यही मतलब है कि आपके पास ओनर और बिजनेस जो है ना वो आपस में क्या है, सेपरेट है। ठीक है? The owner private income and expenditure asset and liability are not recorded in the business books। ठीक है ना? जो बिजनेस और ओनर है वो दोनों सेपरेट है। ठीक है? अब वो ओनर की जो प्राइवेट कोई भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना, या बिजनेस की कोई भी ट्रांजेक्शन है, उसको आप ना ओनर की ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो और ना ओनर की और ना बिजनेस के ट्रांजेक्शन जो है ना वो ओनर की बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है ना? ये दोनों आपस में सेपरेट हैं, यही आपको कह रहा है। ठीक है? द कंसेप्ट इज नोन एज डुअलिटी कंसेप्ट। और इसको क्या कहते हैं? इसको डुअलिटी कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है ना? ए बिजनेस इंटर्स इनटू ट्रांजैक्शन विद अदर बिजनेस एंड विद इंडिविजुअल्स। ठीक है ना? कोई भी जो बिजनेस है वो किसी के साथ भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, किसी इंडिविजुअल के साथ भी ट्रांजैक्शन कर सकता है और किसी बिजनेस के साथ भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है ना? तो इंक्लूडिंग ओनर इट प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज टू अदर इन एक्सचेंज फॉर मनी। ठीक है ना? कोई भी बिजनेस किसी को सर्विसेज दे सकता है मनी के लिए, पैसों के लिए, या फिर वो क्या कर सकता है, वो मतलब कि कोई सर्विसेज दे सकता है, कोई प्रोडक्ट दे सकता है, कोई गुड दे सकता है, किसकी एक्सचेंज में? मनी के एक्सचेंज में। ठीक है ना? इन ऑर्डर टू डू दिस इट्स नॉर्मली नीड्स टू ऑब्टेन आइटम्स एक्सचेंज फॉर मनी। ठीक है? क्या करते हैं ये, किस लिए करते हैं? एक्सचेंज ऑफ मनी के लिए करते हैं। ठीक है ना? तो दो लोगों के लिए हम क्या बनाते हैं, अपने जो है ना बुक्स बनाते हैं। एक हम बनाते हैं इंफॉर्मेशन जो है ना प्रिपेयर करते हैं, वो ओनर के लिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि ओनर ने डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है ना? किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ओनर का सबसे बड़ा किरदार होता है। ठीक है ना? क्योंकि उसे डिसीजन लेने होते हैं। अब इन दो लोगों के अलावा अगर हम अपने अकाउंट्स को पब्लिक करते हैं, उसको उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार नहीं रखते, तो वो हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी जो इसकी एग्जांपल है वो क्या है? वो हमारे पास जो हमारे इदारे में जो काम करने वाले वो हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो हैं, उनकी सैलरीज अगर डिस्क्लोज हो जाती है पब्लिक को, ठीक है ना, तो हमारे कॉम्पिटिटर इससे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है? हमारे सप्लायर के साथ जो डीलिंग्स है उसकी इंफॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो उससे कॉम्पिटिटर हमारा बहुत फायदा उठा सकता है। वो हमारा राइवल है, तो इसकी वजह से हमें क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। ठीक है ना? तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी का मेन मकसद है कि अपने जो अकाउंट्स हैं उसको क्या करना? कॉन्फिडेंशियल रखना। ठीक है ना? तो बाकी ये सब आप पढ़ लें, जहाँ पे भी आपको समझ ना आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं इसको जल्दी जल्दी से रीड कर लेता हूँ और बाकी तो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, समरी मैंने आपको समझा दी, बस जल्दी से इसको रीड करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्या कहते हैं। ठीक है? The purpose of accounting is to provide useful information about the performance and position of a business. This is used to managed by the owners and that can manage by the business and by other people and organizations so that they can make decision about their dealings with the business. In some countries, limited companies are required by law to publish their account ईच ईयर। ठीक है? हर साल जो है ना कुछ कंट्रीज में ये रूल होता है कि आप लोगों ने अपने क्या करना है, अकाउंट्स को पब्लिश करना है। वही बात है जो मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है? और उससे पहले जो दो आप लोगों के पास पॉइंट्स है वो यही पॉइंट्स है कि आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना, वो रिकॉर्ड आप किस लिए करते हैं? इन्फॉर्मेशन ओनर और स्टेक होल्डर्स के। ठीक है ना? आगे देखते हैं। इन एडिशन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोबेबली कंटेन इंफॉर्मेशन दैट द ओनर एंड अदर पीपल इन्वॉल्व्ड विद द बिजनेस माइट नॉट विश टू बी मेक पब्लिक। ठीक है ना? बाज कंट्रीज में ऐसे भी होता है कि आप लोगों को क्या होता है, मतलब कि अपने अकाउंट्स पब्लिश नहीं करने होते। ठीक है ना? तो वहाँ पे आप लोग इसको प्राइवेट रख सकते हो। फिर ये आप लोगों को एग्जांपल दी गई है, इसको आप खुद पढ़ लें। वही एग्जांपल है वो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप जो है ना कस्टमर सप्लायर के साथ जो आपकी डीलिंग्स हुई है वो आप पब्लिश कर लेते हो, तो आपका राइवल, आपका कॉम्पिटिटर इस चीज से फायदा उठा सकता है। बाकी यहाँ पे ये बात की गई है कि अगर जो है ना आप अपनी एम्प्लॉइज की सैलरीज जो है ना उसको पब्लिश कर लेते हो, तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। आपको जो है ना उससे भी बिजनेस पे इफेक्ट हो सकता है। ठीक है? बाकी हमारे पास एक आगे टॉपिक आता है जिसको हम कहते थे अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों ने F1 में पढ़ दी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हायर लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है? और एक इसकी एग्जांपल करेंगे जिससे आप लोगों को ये आसानी से समझ आ जाएगी कंप्लीट। ठीक है ना?
अब देखें अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना वो हमारे पास होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है ना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास बिजनेस में एसेट्स होते हैं वो किसकी इक्वल होंगे, वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी की इक्वल होंगे। इसे बैलेंस शीट भी कहते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में हम क्या कहते हैं, करंट और नॉन करंट एसेट लिखते हैं, फिर वो नॉन करंट और करंट एसेट जो होते हैं उसको जब प्लस करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है। वो वैल्यू हमारे पास किस चीज की इक्वल होती है, वो वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है जो हमारे पास इक्विटी होती है और लाइबिलिटीज जो होती है, और लाइबिलिटी में करंट और नॉन करंट भी आ जाते हैं। इनको जब आप आपस में प्लस करते हैं तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं, ठीक है, और इनका मैच होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कि आपने जो है ना कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की है, आपको दोबारा से कैलकुलेशन करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इनका आपस में इक्वल आना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इसको जल्दी से रीड करते हैं। देखें, ऑल द मनी पुट इनटू द बिजनेस बाय द ओनर। देखें, जो भी पैसे बिजनेस में ओनर डालता है उसे क्या कहते हैं, उसे कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो बाकी 3 पॉइंट्स हैं उनको मैं कहता हूँ, जो लॉसेस आपके होंगे ना, लॉसेस वो कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, और जो आपके क्या होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, वो कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। जो आपके प्रॉफिट होंगे वो कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, जो आपके लॉसेस होंगे वो कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज तो आएगा, लेकिन ये इंक्रीज और डिक्रीज जो है ना ये किसका है, ये ओनर का है, ठीक है ना। ये ओनर, इसको ओन कर कैपिटल जो है ना, वो अगर आप किसी बिजनेस में डालते हो ना, कोई ओनर अगर कैपिटल बिजनेस में डालता है तो वो उस बिजनेस पे लाइबिलिटी होती है। किसकी लाइबिलिटी होती है, ओनर की लाइबिलिटी होती है। जो बिजनेस उसको रिपे करता है, किसकी फॉर्म में रिपे करता है, वो रिपे करता है प्रॉफिट के फॉर्म में, ठीक है ना। देखें, अब यहाँ पे है ना हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है वो कैसे इक्वल आती है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ, उस एग्जांपल के जरिए फिर आप लोगों को क्या होगा, समझ आ जाएगी कि आपके पास एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कैसे पॉसिबल है। देखें, सबसे पहले तो एज्यूम करते हैं आप लोगों ने एक बिजनेस ओपन किया, ठीक है। उस बिजनेस में आप लोगों ने 25,000 क्या किए, आप लोगों ने 25,000 इन्वेस्ट किया, आप लोग 25,000 लेके आए, और मैंने आपको अभी बताया जो आप ओनर जो बिजनेस में पैसा डालते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कैपिटल कहते हैं। तो आप लोग का 25,000 जो है ना वो आप लोगों का क्या हुआ होगा, कैपिटल इंक्रीज हुआ होगा। और आप जब कोई भी पैसे अगर कैपिटल में डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो अब कैश लेके आए ना आप, और कैश एक क्या है, एक एसेट है। तो एसेट क्या होगा, वो भी 25,000 से इंक्रीज हुआ होगा। तो अब एक ट्रांजेक्शन हो गई है। अब उसके बाद आप दोनों के बैलेंसेस देखें, आप लोगों के पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ठीक है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी की इक्वल आएगा। आया आपके पास या नहीं आया, देखें 25,000 इक्वल है, ठीक है ना। फिर आप लोग चलो एक और ट्रांजेक्शन करते हैं। अब आपने कहा कि मैंने जो है ना कुछ कैश बैंक में डिपॉजिट करना है, ठीक है ना। जो 25,000 पड़ी एज अ कैश आपने बैंक में डिपॉजिट करना है, सही है। अब आप बैंक में जो पैसे रखवा देते हैं वो आपके पास क्या होता है, एक एसेट होता है ना। तो 25,000 में से आपने कितना किया, आपने 15,000 निकाला और बैंक में डाला, ठीक है ना। अब 25,000 में से अगर आप 15,000 निकाल देते तो आपके पास 10,000 बचता है, ठीक है ना। आपके पास 10,000 बचता है। वो 10,000 आपने क्या किया, आपने कैश के फॉर्म में बिजनेस में रखा, और 15,000 आपने क्या किया, आपने बैंक में डाल दिया, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है ना बैंक और कैश, ये दोनों एसेट है ना। तो एसेट को अगर आप प्लस करें 15,000 प्लस 10,000 आपके पास कितना आता है, आपके पास 25,000 आता है। और कैपिटल आपके पास कितना पड़ा हुआ है, 25,000 पड़ा हुआ है। तो फिर भी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आया, बराबर आया कि नहीं है। दूसरी ट्रांजेक्शन भी कर ली हमने, तब भी हमारे पास क्या हुआ, बराबर आया, ठीक है ना। अब एक और ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है ना। हमने कुछ गुड्स परचेज की, ठीक है। आपको लोगों को पता है कि गुड्स क्या होती है, एसेट होती है, ठीक है। और जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हम उसके साथ क्या करते हैं, गुड्स ले लेते हैं और उसको जो है ना हम कैश देते हैं, कैश एक्सचेंज करते हैं गुड्स की, मतलब गुड्स के साथ हम कैश एक्सचेंज करते हैं। उससे गुड्स ले ली और उसको कैश दे दिया, तो एक एसेट गया और एक एसेट आया। अब फॉर एग्जांपल हमने गुड्स कितनी की परचेज की, हमने 4,000 की गुड्स परचेज की। तो 4,000 का एक एसेट आया और 4,000 का एक एसेट गया, क्या गया, कैश गया, गुड्स आई। तो नेट इफेक्ट जीरो हुआ। फिर भी अगर हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में कंपेयर करें तो इक्वल हमारे पास आता है, ठीक। तो आप लोगों ने 3 ट्रांजेक्शंस की और 3 ट्रांजेक्शंस को हमने कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो आपस में है वो इक्वल आता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक एग्जांपल के जरिए आपको लोगों को पता चला कि कैसे हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल आता है लेफ्ट हैंड साइड के, मतलब कैसे हमारा एसेट जो है ना वो इक्वल आता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। देखिए, अब हमारे पास ना बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है, ठीक है ना। एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, और एक यहाँ पे मैं एक मिथ भी तोड़ने वाला हूँ। स्टूडेंट्स की यहाँ पे बहुत मिसकंसेप्शन होती है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स ये कहते हैं हमारे पास जो है ना एसेट प्लस हुआ, एसेट माइनस हुआ, हमारे पास बैंक प्लस हुआ, बैंक माइनस हुआ।
ये चीजें देखें, कोई भी चीज आप लोग के पास अकाउंटिंग में माइनस या प्लस में नहीं होती, ठीक है ना। अकाउंटिंग में आप कभी भी माइनस प्लस नहीं करते। अकाउंटिंग में जब भी कोई आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, या आपके पास डेबिट होता है या आपके पास क्रेडिट होता है, माइनस प्लस नहीं होते। यहाँ पे आपके पास डेबिट होता है या आपके पास कोई चीज क्रेडिट होती है, ठीक है ना। समझ आइए आप लोगों को। अब आपको लोगों को मैं बताता हूँ कि कैसे। देखें, एक ग्रुप ए आपको लोगों को नजर आ रहा होगा, एक ग्रुप बी आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। अब ग्रुप ए में हमारे पास तीन चीजें और ग्रुप बी में भी हमारे पास तीन चीजें हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं। ग्रुप ए में आप लोगों के, एक आप लोगों के पास है एसेट, एक आप लोगों के पास है ड्राइंग, और एक आप लोगों के पास है क्या, एक्सपेंस, ठीक है ना। ये ग्रुप ए है। अब ग्रुप ए में क्या होगा आप लोगों के पास, अगर ग्रुप ए में कोई चीज इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल, अगर ग्रुप ए में कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसको हम डेबिट कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, उसको हम डेबिट कंसीडर करेंगे। अगर ग्रुप ए में कोई चीज डिक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल एसेट 2000 से इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, एसेट को डेबिट करेंगे 2000 से। अगर एसेट 2000 से डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करेंगे एसेट को कितने से, 2000 से, ठीक है, सिंपल। और कोई चीज आपने नहीं करनी, सिंपल आप लोगों ने ये चीज रिकॉर्ड करनी है, ठीक है ना। अब ग्रुप बी का मैं आप लोगों को बताता हूँ। ग्रुप बी में आप लोग के पास क्या है, एक आपके पास है इनकम, एक आप लोग के पास है कैपिटल, और एक आप लोग के पास है लाइबिलिटी। अगर कोई चीज आपके पास इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होगी, बिल्कुल। ग्रुप ए में अगर कोई चीज इंक्रीज होती थी तो वो आपके पास डेबिट होती थी। ग्रुप बी में अगर कोई चीज आपके पास इंक्रीज हो रही है तो वो क्या होगा, वो क्रेडिट शुमार होगी, ठीक है ना। और ग्रुप बी अगर डिक्रीज होगा आपके पास, बिल्कुल, ग्रुप बी अगर डिक्रीज होगा आपके पास तो वो डेबिट होगा, और ग्रुप ए अगर डिक्रीज होगा आपके पास तो वो क्या हो रहा था, वो क्रेडिट हो रहा था, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है, और इस चीज को अगर आप याद रखेंगे तो आप लोगों को आसानी आसानी होगी आगे चैप्टर पढ़ने में, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करने में आप लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं होगी, डबल एंट्री आप आराम से रिकॉर्ड कर सकेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन होंगे कि सर आपने कहा कि अगर ग्रुप ए में कोई चीज को हम इंक्रीज करते हैं तो वो हमारे पास डेबिट होती है, तो अगर हमने परचेजेस की तो उसका क्या होगा। बिल्कुल सर, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपने गुड्स परचेज की, ठीक है ना, तो परचेजेस आपके पास क्या है, परचेजेस आप लोगों के पास एसेट है, गुड्स आप लोगों के पास एसेट है, ठीक है ना। तो एसेट अगर आप लोगों का इंक्रीज होता है तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि उसकी क्या रिकॉर्ड होगा। आप लोगों ने कहा सर वो तो फिर डेबिट होता है, तो मैंने कहा फिर करो ना डेबिट गुड्स को, परचेज को मतलब कि डेबिट करो फिर। तो उसने कहा कि सर अगर हमारे पास कैश डिक्रीज हुआ, हमारे पास कैश डिक्रीज होता है, कैश मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रुप ए में कोई भी चीज अगर डिक्रीज होती है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो फिर कैश को क्रेडिट करो ना, क्योंकि वो भी तो एक एसेट है, और ग्रुप ए में एसेट पड़ा हुआ है। बिल्कुल सर। अगर सर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो फिर क्या करेंगे, सर अगर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो उसको डेबिट करेंगे ना, ग्रुप ए में पड़ा हुआ है। सर अगर लॉस हुआ फिर क्या करेंगे, बिल्कुल, लॉस भी तो आप लोग के पास एक वो एक्सपेंस है ना। तो लॉस भी एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं जब वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो आप अगर लॉस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो, लॉस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करो, सिंपल। सर फिर अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी माने तो क्या, लाइबिलिटी माने तो क्या, तो आप लोगों ने कहा कि सर अगर हमने किसी से पैसे उधार लिए और लोन हम पे बना, बैंक से लोन लिया हमने, फॉर एग्जांपल ये अज्यूम करते हैं, तो क्या होगा। तो मैंने कहा अगर लोन लिया आप लोगों ने, लोन इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब ये है कि लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, क्योंकि लोन एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी कहाँ पे पड़ी हुई है, आप लोगों ने कहा सर ग्रुप बी में पड़ी हुई है। तो मैंने कहा ग्रुप बी की अगर कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो उसका हम क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट है उसका। आप लोगों ने कहा कि सर उसको तो हम क्रेडिट करते हैं। तो मैंने कहा फिर करो ना क्रेडिट, सही है। तो ये आप लोग के पास क्या था, ये आप लोग के पास थी क्रेडिट और डेबिट्स, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज समझाता हूँ, ठीक है। जर्नल एंट्रीज क्या होती है, आप लोग के पास डेट होती है, डेट के साथ आप लोग की ट्रांजैक्शन होती है, और ट्रांजैक्शन के साथ आप लोग की एक लाइन किस चीज की होती है, आप लोग जिसमें जो है ना आप लोग पेजेस रिकॉर्ड करते हो कि पास क्रेडिट या डेबिट होता है। ये एक क्या होती है, आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। तो इस शेप की आप लोग के पास क्या होती है, जनरल एंट्रीज होती है, ठीक है ना। अब देखें, पहले आप लोग के पास सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट से फिर आप डेबिट क्रेडिट एंट्रीज बनाते हो, डेबिट क्रेडिट एंट्री से फिर आप लोग क्या बनाते हो, जनरल एंट्रीज बनाते हो, जनरल एंट्री से फिर आप लोग लेजर बनाते हो, लेजर अकाउंट के बाद फिर आप लोग क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस के बाद आप लोग क्या बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हम आगे फिर आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, ठीक है ना। तो ये आप लोग के पास क्या था, ये आप लोग के पास एक सीक्वेंस था कि किस तरह आप लोग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, ठीक है ना। अब जनरल एंट्रीज को देखते हैं कि जनरल एंट्रीज आप लोग के पास क्या है। देखें, आप लोग सबसे पहले डेट लिखते हो, डेट यहाँ पे जो है ना आप लोग के पास डे 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोई भी डेट आप लोग लिख सकते हो जिस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है ना।
तो अब देखें पहले पहले कौन सी 5000 जो है ना हमने क्या किया, 5000 हम जो है ना बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो आप लोगों को पता है कि जो भी ओनर घर से पैसा लेके आता है वो बिजनेस में डालता है, उसे क्या कहते हैं कैपिटल। और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, क्योंकि ग्रुप बी में पड़ा हुआ था। तो कैपिटल को डिक्रीज करो और कैपिटल से क्या आता है, आप लोग के पास एसेट आता है। एसेट यहाँ पे क्या होगा, कैश होगा। कैश को आप बैंक में मतलब कर सकते हो या वैसे भी कैश डेबिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो कैश को क्या करो, डेबिट करो। 5000 से कैश को डेबिट करो, क्रेडिट करो कैपिटल को 5000 से, ठीक है ना। तो डे 2 में आप लोगों के पास कौन सी एक एंट्री हुई, वहां पे आप लोगों ने परचेज ऑफ इन्वेंट्री की, ठीक है ना। परचेज ऑफ इन्वेंट्री कितने की 2000 की। तो जब आप परचेज ऑफ इन्वेंट्री करते हो तो परचेज को डेबिट करते हो, और किस चीज को देखो परचेज आप करते हो तो बदले में क्या देते हो, कैश देते हो। कैश कैसे ऐसे डिक्रीज होगा तो रुपए में पड़ा हुआ है, तो आपके पास क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बैंक को क्रेडिट करो। फिर आपके पास लोन रिसीव, ठीक है ना। आप लोगों ने क्या किया, लोन रिसीव किया। कितने का रिसीव किया, 4000 का। प्लीज आप लोगों के पास क्या हुआ, रिसीवेबल्स हुए, क्योंकि आप लोगों ने किसी से पैसे रिसीव करने थे। रिसीवेबल्स क्या होते हैं, जो आपका मतलब डेटर होता है, ठीक है, जिसने आपने पैसे लेने होते हैं। तो आपने पैसे लिए उससे, ठीक है, आपने कैश लिया उससे, तो रिसीवेबल्स आपका डिक्रीज हो। रिसीवेबल एक एसेट होता है, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट आपने लोन किया, ठीक है ना। या आप रिसीवेबल्स भी क्रेडिट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये आपके पास तीसरी है कि आपने सेल किया 3500 कैश पे, गुड्स सोल्ड किए, ठीक है ना। अब जब गुड्स सोल्ड करते हैं आपने, गुड्स भी एक एसेट है और कैश भी एक एसेट है। तो कैश आया और गुड्स गए, एक एसेट आया एक एसेट गया, ठीक है ना। तो एक एसेट जब आपके पास इंक्रीज हुआ तो उसका डेबिट करेंगे, एक एसेट आपके पास डिक्रीज हुआ तो उसको क्रेडिट करेंगे। अब कौन सी चीज आई, कैश आया तो कैश को डेबिट करो, और गुड्स गई तो गुड्स को क्रेडिट करो। फिर आप लोगों ने क्या किया, 480 का एक्सपेंस किया। अब आपने 480 का एक्सपेंस किया, तो आप लोगों ने क्या किया, जब एक्सपेंस किया तो आप लोगों ने कैश दिया। कैश क्या है, एसेट है। एसेट डिक्रीज हुआ तो आप लोगों के पास क्या होगा, बिल्कुल क्रेडिट होगा। और एक्सपेंस आप लोग के पास किस ग्रुप में पड़ा था, ग्रुप ए में। तो एक्सपेंस आपका ज्यादा हुआ तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपेंस को डेबिट करना है, सिंपल। फिर आप लोगों ने क्या किया, 350 जो है ना वो ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स का मतलब ये है कि आपने बिजनेस में से पैसे निकाले। अगर मेरा कोई बिजनेस है उसमें से मैं लैपटॉप बेचता हूँ और मैं एक लैपटॉप निकाल के अपने बेटे को दे देता हूँ, तो मैंने ये क्या किया, मैंने ड्राइंग्स की। अब वो ड्राइंग्स मेरे कैपिटल को डिक्रीज भी करेगा। बट यहाँ पे जो है ना क्या हुआ हमारे पास, ड्राइंग्स जो है ना, ड्राइंग्स देखिए कैपिटल जब अब हमारे से डिक्रीज होता है तो ग्रुप बी में पड़ा था, तो उसको हम क्या करते हैं, तो कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। बट यहाँ पे ड्राइंग्स भी आप डेबिट कर सकते हो। क्यों ड्राइंग्स डेबिट कर सकते हो, क्योंकि ड्राइंग्स हमारे पास किस में पड़ता है, ग्रुप ए में पड़ता है। ग्रुप ए की कोई चीज इंक्रीज होती है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। वो ग्रुप बी में कैपिटल डिक्रीज हो रहा था, मैंने आपको बताया कि ड्राइंग्स कैपिटल को डिक्रीज करता है, तो उसको भी आप डेबिट कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप बी की कोई भी चीज अगर डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है, ठीक है ना। और बैंक आपसे मतलब पैसे गए, पैसे डिक्रीज हुए, पैसे कम हुए, तो पैसों को आप लोगों ने क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि पैसे क्या है, एक एसेट है, और एसेट आप लोगों का ग्रुप ए में पड़ा है, और जब ग्रुप ए में कोई चीज डिक्रीज होती है तो आप लोगों ने उसको क्रेडिट करना है। अच्छा, अब जनरल एंट्रीज के बाद मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का क्या बनता है, आप लोगों का लेजर अकाउंट बनता है। अब लेजर अकाउंट आप लोगों ने कैसे बनाना है, देखिए लेजर अकाउंट की जो शेप होती है ना, वो आप लोग को यहाँ पे नजर आ रही है, किस तरह की शेप होती है, ठीक है ना। तो ये शेप होती है लेजर अकाउंट की। अब वो देखे ना, लेजर अकाउंट किस चीज से बनता है, मैंने आप लोग को पहले बताया कि सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या बना है। सोर्स डॉक्यूमेंट से आप लोग एंट्री बनाते हो, एंट्री से फिर आप लोग क्या बनाते हो, आप लोग जनरल एंट्रीज बनाते हो, जनरल एंट्री से फिर आप लोग क्या बनाते हो, आप लोग लेजर अकाउंट बनाते हो, ठीक है। आप जनरल एंट्रीज आपके पास बनी हुई है, ठीक है ना। मैंने अभी आप लोग को बताया, ये आप देख सकते हैं आप लोग के पास जनरल एंट्रीज बनी हुई है। अब इस जनरल एंट्री में हम जो है ना, फॉर एग्जांपल अब बैंक का क्या बना रहे हैं, बैंक का हम जो है ना लेजर अकाउंट बना रहे हैं। अब किस तरह बनाएंगे, मैं आप लोगों को एक अकाउंट समझा के बताता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने बनाना है। तो आप लोग डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5, डे 1 टू डे 2 डे 3 डे 4 डे 5, इसमें से आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पे जो है ना बैंक हमारे पास कहाँ पे डेबिट हो रहा है और कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोग मुझे बताएं कि कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और कहाँ पे डेबिट हो रहा है। देखें डे 1 में आप लोग के पास बैंक डेबिट हो रहा है 5000 से, ठीक है। डे 2 में आप लोग के पास बैंक क्रेडिट हो रहा है कितने से, 2000 से। डे 3 में फिर डेबिट हो रहा है 4000 से। डे 4 में कुछ नहीं हो रहा। डे 5 में डिक्रीज हो रहा है कितने से, 350 से, ठीक है ना। तो यही थी आप लोग के पास क्या, बैंक की एंट्रीज, जनरल एंट्रीज, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा कि कहाँ पे डेबिट हो रहा है और कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अब उसी मुताबिक आप लोगों ने लेजर अकाउंट बनाना है। अब लेजर अकाउंट आप लोगों को नजर आ रहा होगा किस शेप का होता है, ठीक है ना। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे क्या सीन होगा। यहाँ पे ये सीन होगा बच्चों, आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप लोग के पास लेजर अकाउंट में अगर डेबिट हो रहा है बैंक, तो आप लोगों ने वहां पे भी डेबिट करना है, क्योंकि वहां पे जो लेफ्ट साइड होती है आपके पास, लेफ्ट साइड वो क्रेडिट होती है, और जो आपके पास राइट साइड होती है वो डेबिट होती है,
ठीक है ना। आप लोग के पास जो राइट साइड होती है वो क्या होता है, राइट साइड ऑफ लेजर अकाउंट क्या होता है आप लोग के पास, वो डेबिट होता है, और लेफ्ट साइड जो आपके पास लेजर अकाउंट का होता है वो क्या होता है, वो क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो अगर लेफ्ट साइड पे आप कोई चीज लिखी हुई तो इसका मतलब ये कि वो क्रेडिट हो रही है, अकाउंट को क्रेडिट कर रही है, अगर राइट साइड पे लिखोगे तो वो अकाउंट को डेबिट कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दिया, ठीक है। अब इसके आगे मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, इस चीज को आप लोगों ने बिल्कुल जहन नशीन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों से बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, और जो है ना इस चीज को आप लोगों ने सीखना है, इस चीज को आप लोगों ने जहन नशीन करना है, आप लोगों ने अपने माइंड में इस चीज को बिठा लेना है, ठीक है ना। अब क्या है ये, मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखें। अब कोई भी चीज अगर आपके पास डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है, वो किस चीज के या किस चीज की वजह से क्रेडिट या डेबिट हो रही है, साथ में आप लोगों ने वो लिखना है। आप लोग के पास अगर कोई चीज डेबिट हो रही है या कोई चीज क्रेडिट हो रही है, तो किस चीज की वजह से वो डेबिट या क्रेडिट हो रही है, साथ में आप लोगों ने लेजर अकाउंट में वो भी लिखना है, ठीक है ना। अमाउंट के आगे वो भी लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। अब वो जैसे आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा बैंक का अकाउंट, ठीक है। आप लोग के पास डे वन में क्या हो रहा था, 5,000 डेबिट हो रहे थे, ठीक है ना। डे वन में आप लोग के पास क्या था, हो रहा था 5,000 से, तो 5,000 डेबिट करो, लेकिन किस चीज की वजह से हो रहा था, कैपिटल की वजह से, तो साथ में कैपिटल लिखो। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों का बैंक जो है ना वो 2,000 से डिक्रीज हो रहा था, मतलब कि वो क्रेडिट हो रहा था। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि किस चीज की वजह से क्रेडिट हो रहा था, परचेजेस की वजह से, तो साथ में परचेजेस भी लिखो। अच्छा, फिर आप लोगों का जो है ना बैंक इंक्रीज हो रहा था D3 में, मतलब डेबिट हो रहा था कितने, 4,000 थे, किस चीज की वजह से हो रहा था, लोन की वजह से, तो साथ में लोन भी लिखो। फिर आप लोग के जो बैंक है वो डिक्रीज हो रहा था कितना, 350 से, किस चीज की वजह से, ड्राइंग्स या कैपिटल की वजह से, तो साथ में वो भी अपने लिखना है। तो ये आप लोगों को क्या बना, ये आप लोगों का लेजर अकाउंट बना, इस चीज को क्या कहते हैं, लेजर अकाउंट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इस चीज को लेजर अकाउंट कहते हैं। अब वो सबका आपने इस तरह अकाउंट बना लेना है, आपने एक्सपेंस का भी बनाना है, ड्राइंग्स का भी बनाना है, अपने परचेजेस का भी बनाना है, हर चीज का आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है। और जहां पे वो डेबिट हो रहा है डेबिट साइड पे लिखो, जहां पे क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड पे लिखो, क्योंकि आपके पास जनरल एंट्रीज तो बनी हुई है, सिर्फ आपने ये देखना है कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, बस। फिर वहां पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिख दो, लेकिन उसके साथ आप लोगों ने ये भी लिखना है कि किसकी वजह से, मतलब दूसरी एंट्री कौन सी है वो आपने लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लोन, मैं एज्यूम करता हूँ लोन डेबिट हो रहा है, किस चीज की वजह से डेबिट हो रहा है, ठीक है। लोन आपके पास डेबिट हो रहा है, किस चीज की वजह से डेबिट हो रहा है, मतलब कि रिसीवेबल आपके पास डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से, तो साथ में सेल्स भी लिख दो, सिंपल। तो ये आप लोगों ने करना है, सही है। देखें, अब यहाँ पे ना आप लोग के पास जो है ना एक टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं क्रेडिट सेल्स, मतलब कि आप जब क्रेडिट सेल्स करते हैं, ठीक है ना। अब वो क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या है, देखें कोई भी बिजनेस अगर है तो वो कोई ना कोई चीज सेल कर रहा होता है, ठीक है ना, या सर्विसेज सेल करता है या प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आप लोगों ने कुछ सेल्स की क्रेडिट पे, उधार पे सेल किया आप लोगों ने, ठीक है ना। तो जब आप लोग सेल्स करते हैं उधार पे, तो आप लोग के क्या बनते हैं, आप लोग के रिसीवेबल्स बनते हैं, जिन्होंने आपको पैसे बाद में लौटाने, डेटर्स बनते हैं, जिनको डेटर्स भी कहते हैं, रिसीवेबल्स भी कहते हैं। उन लोगों ने कुछ टाइम के बाद आप लोगों को पैसे देने, वो आपका एक एसेट है, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूचर में वो आपको फायदा देगा, वो आपके कंट्रोल में भी है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो किसी पास्ट इवेंट की वजह से भी है, तीनों पॉइंट्स को फुलफिल करता है, तो इसका मतलब ये कि वो आप लोगों का क्या है, एक एसेट है, ठीक है ना। अब अगर आप लोगों का रिसीवेबल एक एसेट है, ठीक है ना, जब आप लोग क्रेडिट सेल्स करते हैं उसकी वजह से आप लोग क्या बनते हैं, रिसीवेबल्स बनते हैं, ठीक है ना। अब रिसीवेबल अकाउंट आप बनाते हो, उसमें अगर कोई भी आप क्रेडिट सेल्स करते हो तो वो डेबिट साइड पे आता है। क्यों डेबिट साइड पे आता है, क्योंकि वो आप लोगों के रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर रहा है, आप लोग के रिसीवेबल अकाउंट को इंक्रीज कर रहा है। और रिसीवेबल्स क्या है, एक एसेट है, और एसेट्स किस ग्रुप में था, एक ग्रुप ए में था, और ग्रुप ए की कोई भी चीज अगर इंक्रीज होती है तो वो आप लोगों के पास डेबिट होती है, क्या होती है, डेबिट होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिसीवेबल्स अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ, ठीक है ना। बट आप लोगों ने एक और अकाउंट भी बनाना है, वो अकाउंट आप लोगों ने किसका बनाना है, वो अकाउंट आप लोगों ने क्रेडिटर्स का बनाना है, किसका, क्रेडिटर का बनाना है। अगर आप लोग क्रेडिट सेल्स करते हो, ठीक है ना, तो जो क्रेडिटर है वो भी तो अकाउंट बनाएगा, उसका अकाउंट कैसे बनेगा, जो क्रेडिटर का अकाउंट है ना उसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने, देखें आप लोग की तो रिसीवेबल्स है ना, एसेट है आप लोगों का, लेकिन उसके लिए तो लाइबिलिटी है ना, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो उसने क्या करना है, जितनी अमाउंट आपने एज अ रिसीवेबल लिखी होगी, डेबिट की होगी, उतनी अमाउंट वो क्या करेगा, वो अपने क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट करेगा, ठीक है।
तो ये इस तरह होगा, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर रिसीवेबल्स को इंक्रीज करेगी तो उसने उसको अपने डेबिट साइड पे लिखना है, और कोई भी चीज अगर रिसीवेबल को डिक्रीज कर रही होगी, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, अब कोई बंदा है आपका रिसीवेबल है, ठीक है, उसको आपने क्रेडिट सेल्स की कितनी 1000 रुपए की, अब 1000 रुपए से आपका रिसीवेबल इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, जी बिल्कुल हुआ, तो उसको आपने डेबिट साइड पे लिखा। कल वो आपके पास आया और उसने 1000 आपको वापस किया, तो वो वापस किया तो उसने रिसीवेबल्स को डिक्रीज किया कि नहीं किया, जी बिल्कुल किया, क्योंकि वो जो 1000 मेरा उसके ऊपर ठहरा था, उधार ठहरा था, वो उधार उसने वापस कर दिया, मतलब रिसीवेबल डिक्रीज हुआ, अब कोई रिसीवेबल नहीं बचा। तो आप लोगों ने रिसीवेबल को, और आप लोगों को पता है कि जब रिसीवेबल डिक्रीज होता है तो इसका मतलब ये कि कोई एसेट डिक्रीज हो रहा है, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो आपको पता है कि क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो आप लोग वो 1000 क्रेडिट साइड पे लिखो और आपका अकाउंट नेट ऑफ हो जाएगा, आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, और फिर आपको कोई उधार उसके ऊपर बचा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब भी यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, जो भी अगर ट्रांजैक्शन किसी अकाउंट को इंक्रीज कर रही है, मतलब कि, और वो डेबिट नेचर अकाउंट है, मतलब कि वो ग्रुप ए से बिलोंग रखता है, तो आपने उसको क्या करना है, डेबिट करना है, और अगर उसको डिक्रीज कर रही है तो आप लोगों ने उस अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसी तरह क्रेडिटर्स के पास जाते हैं, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिटर अकाउंट को इंक्रीज कर रही है तो आप लोगों ने उसको क्रेडिट करना है, क्योंकि वो ग्रुप बी से ताल्लुक रखता है, और ग्रुप बी की कोई भी चीज अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, ठीक है ना। इसी तरह आप लोगों ने अगर कोई भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट अकाउंट को डिक्रीज कर रही है तो आप लोगों ने उसको डेबिट करना है। क्यों डेबिट करना है, क्योंकि वो ग्रुप बी से ताल्लुक रखते हैं, और ग्रुप बी की कोई भी चीज अगर डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है, इसी तरह, ठीक है ना। तो ये आप लोग, अब इसी तरह ये तो मैंने आपको ये पता है जब आप क्रेडिट सेल करते हैं, अब इसी तरह अब अगर क्रेडिट परचेजेस करते हैं, ठीक है ना, मतलब सप्लायर से आप कोई चीज ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, उसका क्या सीन होगा, वो आप लोगों को मैं भी बताता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब आप क्या है, अब आप जो है ना क्रेडिटर हैं, ठीक है, अब आप क्रेडिटर हैं क्योंकि आप क्रेडिट की चीजें ले रहे हैं, पहले आपने क्रेडिटर को चीजें बेची थी, मतलब कि आपने रिसीवेबल जनरेट किया था, अभी आप जो है ना क्रेडिटर जनरेट कर रहे हैं, मतलब कि अभी आप उधार ले रहे हैं, ठीक है, आपने अपने पास क्रेडिट अकाउंट बनाना है, ठीक है ना, और जो आपका सप्लायर होगा उसने अपने पास रिसीवेबल अकाउंट बनाना है। बाकी वही है जो मैंने आपको बताया। अब आप लोग के पास क्रेडिट अकाउंट है, अब आप लोगों ने क्रेडिट पे परचेजेस की, जब आप लोगों ने क्रेडिट पे परचेजेस की तो आप लोगों का अकाउंट क्या हुआ होगा, आप लोगों का अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, जी बिल्कुल। अगर आप लोगों ने अभी कोई क्रेडिट परचेजेस की तो वो अकाउंट आपका क्या हुआ होगा, वो अकाउंट आप लोगों का क्रेडिट हुआ होगा। क्यों क्रेडिट हुआ होगा, क्योंकि आप लोगों ने उधार पे चीजें ली, और उधार एक क्या, एक लाइबिलिटी है, और जब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों का क्या बना होगा, आप लोगों का एक ट्रेड पेबल, आप क्रेडिटर्स को ट्रेड पेबल भी कह सकते हो, ठीक है ना, सिंपल लफ्जों में आप ट्रेड पेबल भी कह सकते हो। और पेबल क्या होता है, आपको आपके पास एक लोन होता है, लोन एक लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना, तो वो आपके पास क्या है, एक लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी जब आपके पास ज्यादा होती है तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसलिए आपने अगर 1000 की, बिल्कुल, आप लोगों ने अगर 1000 की या 10,000 समझ लें, 10,000 की आप लोगों ने क्या की, आप लोगों ने क्रेडिट परचेजेस की, तो उसको आप क्रेडिट साइड की लिखोगे, ठीक है ना, क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड की लिखोगे। लेकिन इसके साथ आप एक और चीज भी लिखोगे, आपके पास लोन तो आया, उसको आपने क्रेडिट किया, लेकिन उसके साथ आप लोगों के पास एक एसेट भी आया, मैंने जो गुड्स ली उससे, या मैंने जो रॉ मटेरियल लिया, वो भी तो एक एसेट है ना, वो भी आया, तो परचेजेस अकाउंट भी आप बनाओगे, और परचेजेस अकाउंट को उसी अमाउंट से आप लोग डेबिट करोगे जिस अमाउंट से आप लोगों ने क्रेडिट परचेजेस की, ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी वर्थ है। तो अगर मैंने 10,000 क्रेडिट से चीजें ली थी तो मैं 10,000 को परचेजेस में डेबिट करूंगा, और क्रेडिटर अकाउंट या ट्रेड पेबल अकाउंट में क्या करूंगा, 10,000 को क्रेडिट करूंगा, ठीक है ना। और एक लाइबिलिटी है और एक एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होता है, ठीक है ना, हमने परचेजेस की, और परचेजेस किस चीज की थी, हमने एसेट की थी, तो एसेट हमारे पास इंक्रीज हुआ, ग्रुप ए से बिलोंग रखता है, डेबिट किया, और क्रेडिट इसी को किया, लाइबिलिटी को किया, क्योंकि ग्रुप बी से ताल्लुक रखते हैं, ग्रुप बी की कोई भी चीज अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। ये दो अकाउंट आपके पास आए, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारे ऊपर उधार था उसको पे तो करना है ना। अब हमने क्या किया, 10,000 कैश दिया, जो हमारे ऊपर 10,000 की लाइबिलिटी, वो 10,000 कैश दिया। और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि जो चीज भी आप लोगों के अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करती है, ठीक है, उस चीज को आप लोगों ने वहां पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब जब हमने 10,000 कैश दिया, तो जब 10,000 हमने कैश दिया, तो आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग मुझे एक बात बताओ, जब हमने 10,000 कैश दिया तो उसने लाइबिलिटी को डिक्रीज किया कि नहीं किया, इस ट्रांजैक्शन ने लाइबिलिटी को डिक्रीज किया कि नहीं किया, उधार खत्म हो गया, 10,000 मैंने दे दिए, उधार मेरा खत्म है, तो इसने मेरे जो मेरा एक
लेजर अकाउंट है उसको, जो मेरा अकाउंट है, जो मेरा ट्रेड पेएबल अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट है, उसको डिक्रीज किया कि नहीं किया? बिल्कुल डिक्रीज किया। और जब लोन डिक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसलिए आप लोगों ने डेबिट साइड पे 10,000 रिकॉर्ड कर लेना है। आप लोगों ने 10,000 क्या किया? क्रेडिट। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने 10,000 डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है ना? जब वो 10,000 आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप लोगों का जो अकाउंट है वो नेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि 10,000 की आपकी लाइबिलिटी थी और 10,000 आपने पे कर दिए, तो ये अकाउंट आपका 10,000 10,000 से क्या हुआ? नेट ऑफ हुआ, और आपका अकाउंट जो है ना वो खत्म हो गया, मतलब कि आपकी लाइबिलिटी जो थी वो खत्म हो गई यहाँ पे, और आप पे अभी कोई उधार बाकी नहीं रहा, और आपका अकाउंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। आपकी जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल वैल्यू आएगी वो आप लोगों की जीरो आएगी, ठीक है ना? मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। आप लोगों ने क्या की थी? आप लोगों ने 10,000 की परचेजेस की थी, ठीक है ना? जब 10,000 की आप लोगों ने परचेजेस की थी, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के क्रेडिट परचेजेस की थी, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों पे 10,000 का उधार बना था। जब उधार बना था तो आपके पास लाइबिलिटी क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी। और लाइबिलिटी किस ग्रुप से ताल्लुक रखती है? ग्रुप बी से। जब ग्रुप बी से कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है। आपने अकाउंट में क्या किया? क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना? फिर आपने उस 10,000 की पेमेंट कर दी कुछ दिनों बाद। जब आपने वो 10,000 की पेमेंट की तो उसने क्या किया? उसने लाइबिलिटी ट्रेड पेबल अकाउंट को क्या किया? डिक्रीज किया। जब कोई भी चीज ग्रुप बी में डिक्रीज होती है तो उसका क्या, उसकी क्या एंट्री होती है? उसकी ये एंट्री होती है ना कि वो चीज क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। तो आपने 10,000 क्या किया? डेबिट साइड की लिख दिया, क्योंकि उसने क्या किया? ट्रेड पेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया। फिर आपने देखा कि क्रेडिट साइड पे भी 10,000 है, डेबिट साइड पे भी 10,000 है, और ये एक रूल है लेजर अकाउंट का कि अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि डेबिट्स और क्रेडिट्स अगर आपस में इक्वल आते हैं तो वो अकाउंट खत्म हो जाता है, वो अकाउंट जीरो हो जाता है, मतलब कि उस अकाउंट की वैल्यू जो है ना वो जीरो बच जाती है। अब इस अकाउंट में आप लोगों ने क्या किया? पूरा सेट ऑफ कर दिया, मतलब कि कोई भी आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बाकी नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पे ये है कि आपके पास जिस साइड पे ओपनिंग आता है, ठीक है, जिस साइड पे आपके पास ड्रॉ डाउन आता है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, उसके राइट हैंड साइड पे आप लोग के पास कैरी डाउन आता है, मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस आता है, और ये क्लोजिंग बैलेंस फिर नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है? आप लोगों का ब्रॉड डाउन बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है। दोस्तों, सेल टैक्स को अब डिस्कस करते हैं कि सेल टैक्स क्या होता है। देखिए, सेल टैक्स जो है ना वो टैक्स होता है जो कि सेल पे लग रहा होता है, ठीक है ना? जब आप सेल करते हैं उस पे जो टैक्स लगता है उसे सेल टैक्स कहते हैं। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो बंदा सेल कर रहा होता है उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। ये टैक्स जो है ना ये पे एंड कंज्यूमर ही नहीं करना है, ठीक है ना? एंड कंज्यूमर कौन सा है? जो इस चीज को कंज्यूम करेगा उसने पे करना है। इसीलिए तो जब सेल कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, सप्लायर या कोई भी अगर सेल कर रहा होता है तो वो इस चीज की एंट्री कैसे करता है? वो इस चीज की एंट्री ऐसे करता है, वो इसकी एंट्री कैसे करता है? वो इसकी एंट्री ऐसे करता है कि वो डेबिट कैश करता है, ठीक है ना? डेबिट कैश करता है। फॉर एग्जांपल मैंने 120 की चीजें क्या की, सेल आउट की, ठीक है, 120 की। तो 120 की अगर मैंने चीजें सेल की तो आप लोगों को गौर करने की जरूरत है कि मैं इसकी एंट्री कैसे करूंगा। कैश मैं 120 से डेबिट करूंगा, क्योंकि जब मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं तो मुझे तो 120 आ रहा है, क्योंकि वो जो कंज्यूमर है वो मुझसे चीज खरीद रहा है ना। तो कंज्यूमर अगर मुझसे चीज खरीद रहा है तो कंज्यूमर जो है वो मुझे साथ में टैक्स देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो वो कंज्यूमर ने मुझे टैक्स दिया, कितना टैक्स दिया? कंज्यूमर ने मुझे दिया 20। 100 क्या थी? कॉस्ट थी उसकी गुड्स की, ठीक है ना, जो सेलिंग प्राइस थी मैंने जिस पे सेल किया था, और 20 उसने उसके साथ मुझे क्या दिया? टैक्स दिया, ठीक है। अब इसकी एंट्री मैं कैसे करूंगा? कैश मेरे पास, टैक्स भी तो आया ना, तो 20 टैक्स और 100 अपना अमाउंट, तो कितनी अमाउंट बनी? 120। तो 120 से मैं इसको डेबिट करूंगा, ठीक है ना, कैश को। और क्रेडिट में क्या करूंगा? सेल्स करूंगा। लेकिन सेल्स में कितने से क्रेडिट करूंगा? गौर करने की जरूरत है। सेल में क्रेडिट करूंगा, बिल्कुल सेल में क्रेडिट करूंगा 100 से, नेट ऑफ करके उसको मैं क्या करूंगा, क्योंकि सेल मेरी अपना है, सेल मेरा रेवेन्यू है, वो मेरा है, वो मैंने स्टेटमेंट में लेके जाना है, वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है, ठीक है ना। तो वो मेरा अपना है सेल, उसमें मैं टैक्स इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि ये टैक्स कौन सा है? ये मैंने गवर्नमेंट को पे करना है। 20 गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं है, वो मैंने कंज्यूमर से लिया और मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो क्या करूंगा मैं? इसके साथ एक और चीज भी क्रेडिट करूंगा, क्योंकि एंट्री हमारे पास बैलेंस होती है, तो नीचे 100 बचा और 120 कैश डेबिट हुआ, तो 20 का जो है ना वो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा। लेकिन उससे हम क्या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो टैक्स जो होगा वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे 20। तो हमारी एंट्री कैसे बनी? आप लोग देख सकते हैं कि डेबिट 120 से कैश हुआ और 100 हमारे पास सेल्स आए, ठीक है ना, क्योंकि उसको हमने नेट ऑफ किया टैक्स से, और टैक्स हमारे पास कितना क्रेडिट हुआ? 20 का। तो अब मैं ये भी कह सकता हूँ, ठीक है, मैं ये भी कह सकता कि यहाँ पे जो हमारे पास
यूके के लॉ के मुताबिक जो हमारे पास टैक्स है वो कितना है, वो 20% है, ठीक है ना। जो वो जनरल टैक्स जो है वो 20% है, ठीक है। तो 20% है, तो इसका मतलब ये कि 100 पे 20% लो तो कितना बचता है, कितना बनता है, 20 बनता है, ठीक है ना। तो वो 20, अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास जो कैश है 120, वो 120% है, ठीक है ना, along with टैक्स प्लस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। और मेरे पास जो 100 सेल आया वो मेरे पास 100% है, मतलब कि 100 है। और जो मेरे पास वो आया, क्या नाम है, मेरे पास जो 20 बचा लाइबिलिटी, मतलब जो टैक्स थी, क्रेडिट जो हुआ था, वो मेरे पास कितना बचा, वो मेरे पास 20 बचा। तो मैं कह सकता हूँ कि 20% मेरे पास टैक्स है, और 100% मेरे पास क्या है, सेल है, और 120% मेरे पास क्या है, मेरे पास 120% क्या है, मेरे पास कैश है, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ। अब वो क्या करेंगे, अब आप लोगों की बुक में जो दिए गए वो ग्रॉस से नेट आना है अपने, और नेट से ग्रॉस जाना है, ठीक है ना। अब हम ये करते हैं कि हमारे पास जो है ना 120 के अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 120 है, उसमें टैक्स भी इंक्लूड है। अब हमने क्या करना है, इसमें से टैक्स को लेस करना है, ठीक है। अब वो 120 है, ठीक है, इसको हमने कैसे लेस करना है, इसको जरा समझने की जरूरत है, इसको जरा समझने की जरूरत है, ठीक है ना। अब आपके पास जो 120 है ग्रॉस है ना, ग्रॉस उसमें टैक्स भी है, इंक्लूड है, ठीक है। जब आप उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो आपके पास नेट बचेगा। अब आपने ग्रॉस से नेट आना है, ठीक है ना। तो आप तो आपने ये सोचना है कि आपके पास जो ग्रॉस है उसमें टैक्स भी इंक्लूड है, तो आपने टैक्स माइनस करना है। तो आपने ये सोचना है कि आपके पास जो अमाउंट है, ठीक है ना, आपके पास जो 120 अमाउंट है, उसको, वो कितनी परसेंट है आपके पास, वो 120% है ना, तो उसको 120 पे डिवाइड करो, कितने, 120 पे डिवाइड करो, और मल्टीप्लाई किससे करो, 100 से करो। तो आपके पास कितना बच जाएगा, तो आपके पास कितना बच जाएगा, तो आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगी, कितनी, आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगी। अब आप अगर चाहते हो कि मैंने टैक्स सिर्फ कैलकुलेट करना है, सिर्फ मैंने टैक्स कैलकुलेट करना है, तो 120 है, वो कितने कितने परसेंट है, वो 120% है ना, तो 120 से डिवाइड करो, 120 को 120 से डिवाइड करो, और मल्टीप्लाई किससे करो, कितने परसेंट है आपके पास टैक्स, 20%, तो 20 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास टैक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह अब वो फॉर एग्जांपल हम जो है ना हमारे पास 720 है, ठीक है ना, कैश जो हमारे पास आया सेल से वो 720 आया, लेकिन उसमें टैक्स भी इंक्लूड है। तो वन, और टैक्स कितना है, टैक्स फॉर एग्जांपल आप कर लो 17% है, एज्यूम करते हैं 17% है टैक्स, ठीक है ना। तो 720 जो है वो आपके पास होगा 117, 100% तो अपना सेलिंग प्राइस है, और 17% आपका टैक्स उसमें है, तो आपका वो होगा 117, कितना, 117%। तो आपने वो 720 लेना है, उसको डिवाइड करना है 117 पर, और आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, टैक्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 17 कर लो। अगर आप लोगों ने टैक्स फाइंड नहीं करना, आप लोगों ने नेट फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। आपके पास कौन जो अमाउंट भी आएगी वो अमाउंट आपके पास क्या होगी, वो अमाउंट आपके पास नेट होगी। अब नेट से ग्रॉस चलते हैं, क्या, नेट से ग्रॉस चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास 100 है, क्या है, आपके पास 100 है। अब वो 100 आपके पास नेट है, और नेट आपको पता है कितने परसेंट होता है, 100% होता है, ठीक है ना। अब वो 100 को 100 पे डिवाइड करो, ठीक है ना, और फाइंड आपने क्या करना है, ग्रॉस अमाउंट से आप अपने ग्रॉस अमाउंट फाइंड करनी है ना, जिसमें टैक्स भी इंक्लूड है, तो मल्टीप्लाई बाय 120 कर लो, अगर 20% टैक्स है, अगर 17% टैक्स है तो 17 से 117 से मल्टीप्लाई करो, अगर 12% टैक्स है तो 112 से मल्टीप्लाई करो, जितने परसेंट भी टैक्स है उसको 100 में ऐड करो और उससे मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास ग्रॉस आ जाएगा। अगर आप लोगों ने टैक्स फाइंड करना है कि टैक्स इस पे सिर्फ कितना लगा है, तो टैक्स की क्या है, आपके पास 17% अगर टैक्स है तो क्या करो, 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 17 कर लो। अगर आपने टैक्स फाइंड नहीं करना, आपने कहना है कि यार मैंने जो है ना ग्रॉस फाइंड करना है, तो 117, अगर टैक्स फाइंड करना है तो सिर्फ 17, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने करना है, इस तरह आप ग्रॉस से नेट और नेट से ग्रॉस और टैक्स भी फाइंड कर सकते हो। तो अभी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कंप्लीट दूसरे चैप्टर को कवर करें, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 1 महीने तक F1 F2 दोनों को कवर किया जाए। थैंक यू, अल्लाह।